1830 की क्रांति को हम समझते हैं, ध्यान से आपको समझिएगा, समझ में एकदम बिल्कुल आएगा। वहां तक तो हमारा हो गया, नेपोलियन खत्म हो गया और मेटरनिक भी खत्म हो गया, इसका युग भी समाप्त हुआ। अब यहाँ से नया राजा जो बना शासक फ्रांस का, वह था चार्ल्स 10वां। ठीक है, लुई 18वां को भी राजा बनाया गया, लेकिन चार्ल्स 10वां, उसके बाद लुई 18वां को बाद में लाया गया। मेटरनिक जो था ना, ध्यान समझिएगा, लुई 16वां जो राज्य शासन व्यवस्था खत्म हो गया था, मेटरनिक क्या किया कि जब हर तरफ ये जो पहले वाले व्यवस्था थी, राजतंत्रीय व्यवस्था, जब वहां पर लाया तो उसके बाद फ्रांस में भी गया, वहां पर जहां पर राष्ट्रवाद था, फ्रांस में जाकर वहां पर भी क्या किया, लुई 18वां को वापस ला करके, मतलब आपका ही राज्य है, उनको क्या किया, वहां पर राजा बना दिया लुई 18वां को। लेकिन लुई 18वां के शासन का बहुत दिन तक नहीं चला, उसके बाद में चार्ल्स 10वां आया। चार्ल्स 10वां जब वहां का शासन बना, ध्यान समझिएगा, चार्ल्स 10वां जो था एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स 10वां निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था और फ्रांस में राष्ट्रीयता, जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। यानी कि जो फ्रांस में ध्यान समझिएगा, लुई 16वां के समय जो पहली बार क्रांति फ्रांस में उभार कर आई थी, उसी समय से फ्रांस के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप चुकी थी। लोग राष्ट्रवाद के बारे में जान चुके थे, समझ चुके थे, ठीक है, राष्ट्रवाद क्या होता है या कैसे, मतलब उसके बारे में सभी बहुत सारे लोगों को पता हो चुका था। जो राष्ट्रवादी यानी राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी की भावना जो उचित थी फ्रांस में, चार्ल्स 10वां क्या चाहता था, उसे दबाना चाहता था कि यह चीज खत्म हो जाए। मतलब यहाँ पर जो मेटरनिक चाहता था ना कि राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पर पनपे ही नहीं, इसे खत्म करना चाहता था पूर्ण रूप से, तो उसी तरह चार्ल्स 10वां भी राष्ट्रवाद और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया कि नहीं, यह उठना नहीं चाहिए, दबा दिया जाए ताकि इस पर लोग इसके साथ में लोग खड़े न हो। ठीक है, और वहां के प्रधानमंत्री उसने किसको बना दिया, फ्रांस का प्रधानमंत्री प्रतिक्रियावादी पोलिगनिक को, याद रखिए, पोलिगनिक, याद रखिए नाम इसका। प्रधानमंत्री लुई, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव कर सकता है कि चार्ल्स 10वां के समय फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था, याद रखिए, पोलिगनिक, या नाम याद रखिए, पोलिगनिक। ठीक है, पोलिगनिक ने क्या किया, इसको फर्स्ट में जब प्रधानमंत्री बना तो लुई 18वां जो था, जो लुई 18वां समझिए, एक यहाँ पर चीज समझिए, तो लुई 18वां क्या चाहता था। लुई 18वां का मानना था कि जो कुलीन वर्ग है और जो निम्न वर्ग है, मतलब जो मेटरनिक के साथ कुलीन वर्ग जो थे और जो निम्न वर्ग थे, दोनों के बीच में समानता चाहता था, एक समान चाहता था कि सारे लोग एक समान हो जाए। ठीक है, समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। तो जब ये पोलिगनिक जो था फर्स्ट में जब वहां का प्रधानमंत्री बना, तो ये भी यही चाहता था कि लुई 18वें के द्वारा स्थापित किए गए जो समान नागरिकता संहिता थे, उसको शक्तिशाली और अभिजात्मक बनाया जाए, उसको शक्तिशाली बनाया जाए ताकि लोग एक समान रहे। फर्स्ट में इसका यही अवधारणा था, लेकिन बाद में प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादी ने पोलिगनिक के खिलाफ असंतोष प्रकट किया। जो दूसरे उदारवादी थे, प्रतिनिधि, वह क्या किए, कहे कि नहीं, पोलिगनिक जो है ये गलत काम कर रहा है, इससे हम संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। असंतुष्ट की भावना प्रकट की उन दूसरे उदारवादी क्रांतियों ने या पोलिगनिक, दूसरे उदारवादी एवं या प्रतिनिधियों ने, ठीक है, इनके खिलाफ असंतोष प्रकट किया। मतलब कहा कि पोलिगनिक यह काम अच्छा नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसे इस टाइप का। ठीक है, चार्ल्स जो 10वां था वो विरोध एवं प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830, डेट याद रखिएगा, ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटना था। ध्यान समझिएगा, चार्ल्स 10वां ने क्या किया इसी बीच में कि 25 जुलाई 1830 25 जुलाई के दिन कि 4 देश के 4 अध्यादेशों, चार देश को लगभग आधा आधा, चार देश के लगभग आधा आधा लोगों को मिलाकर, आधा आधा वहां की राजनीति को मिलाकर, वह चाहा कि जो उदार तत्व है, जो उदारवादी व्यवस्था है, उसका गला हमेशा के लिए उसे समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, ये था कौन, चार्ल्स 10वां। लेकिन ये जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, जिससे पेरिस में, जो पेरिस था, तो पेरिस के भी अध्यादेश, पेरिस को भी अपने में शामिल किया था। तो कहीं ना कहीं से देखिए, जब बहुत सारे अत्याचार बढ़ जाता है तो कहीं से ना कहीं से आवाज उठने लगती है कि ये तो 4 देश को मिलाया, 4 अध्यादेश को लिया, आधा आधा देश को, और चाहे कि उदारवादी जो व्यवस्था है जो लोगों के अंदर ये फैल रही है, दूसरे उदारवादी का मतलब दूसरे की मदद करना, दूसरे के सहायता करना, दूसरे के बारे में सोचना,
सबको सबके बारे में एक समान सोचना, ये सब चीज उदारवादी थी। इसको चाहा कि साफा खत्म ही कर दिया जाए कि न रहेगा ना इसके समर्थक में लोग होंगे, ठीक है। यह क्या किया कि 4 अध्यादेश को जो उदारवादी व्यवस्था उसको खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन पेरिस जो था, पेरिस फ्रांस पेरिस, पेरिस में क्या हुआ कि इसके खिलाफ क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। पेरिस में क्या किया गया कि इसके खिलाफ क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। इसके पेरिस के जो लोग थे उन्होंने कहा कि यह हमें स्वीकार नहीं है और इसके प्रति क्रांति करनी है, ठीक है, मतलब क्रांति। और फ्रांस 1800 ध्यान समझिएगा, फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी में वहां में गृह युद्ध आरंभ हो गया। और इस क्रांति से ध्यान समझिएगा, वहां पर क्रांति जब पहले तो फ्रांस के अंदर गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है, ध्यान समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पड़ेगा गृह युद्ध आप क्या समझते हैं। यानी ध्यान समझिए, ऐसा समझ जाते हैं हम इसे कि हमारे देश के अंदर जो युद्ध होता है, जैसे मान लीजिए हमारा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, तीन सब में आपस में युद्ध होने लगेगा, बिहार और उत्तर प्रदेश में, बिहार और झारखंड में। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, गृह युद्ध कहेंगे। जब हमारे देश के अंदर ये युद्ध होगा उसको हम गृह युद्ध कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे घर के अंदर नहीं, घर के अंदर जो गृह युद्ध तो वही उसी को भी गृह युद्ध कहते हैं। लेकिन हमारा देश विदेशियों के लिए, हमारा देश ही हमारा घर है, इसलिए हमारे देश के अंदर जब कभी भी युद्ध होगा दो राज्य या अलग अलग क्षेत्रों में, तो उस व्यवस्था को गृह युद्ध कहते हैं। किसी भी देश के लिए, हमारे ही देश के लिए केवल नहीं, किसी भी देश के जब अंदर युद्ध होगा ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे बनाता है, गृह युद्ध आप क्या समझते हैं, ठीक है। अभी आगे चल के आपको और भी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा गृह युद्ध, यहीं पर हम समझाते हैं, ठीक है। तो फ्रांस में क्या हुआ, गृह युद्ध आरंभ है। फ्रांस के अंदर लोग आपस में लड़ने लगे, पक्षपात हो गया, यानी कि पक्ष में आपस में लोग लड़ने लगे कि ये पक्ष वो पक्ष, ऐसा करके लड़ने लगे। ध्यान समझिएगा, ये व्यवस्था बहुत पहले से फ्रांस में थे। लुई 16वां के समय जब क्रांति करने वहां के लोग जब किए थे, तो इनके लिए बताए थे आपको कि वहां पर एक झंडा बनाया गया था, पर्सनल झंडा, जो सभी धर्म के लोगों को मान्य था, सभी लोग उसे मानते थे। फ्रांस का झंडा के नाम से उसे जाना जाता था, जिससे सभी लोग को एक करने का प्रयास किया गया था। तो ध्यान समझिएगा, फ्रांस के अंदर गृह युद्ध आरंभ हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चार्ल्स दसवां ने 4 अध्यादेशों के उदारवादी व्यवस्था, उदारवादी तत्वों का गला घोटने का प्रयास कब किया था, 25 जुलाई 1830, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यह पूछ सकता है, ये एग्जाम में तो पूछ सकता है कि फ्रांस में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो फ्रांस में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो 28 जुलाई 1830 में। दोनों डेट याद रखिएगा, ये आपकी पुस्तक में ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पर और बात, यदि आपके पास ये पुस्तक होगी एनसीईआरटी की, तो उस पुस्तक में ये डेट गलत लिखा है, तो आप लोग वहां पर अपडेट कर लीजिएगा। यदि आपके पास पुस्तक है तो अपने किताब में इसे देख लीजिएगा, वहां पर देखकर सुधार लीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि हम गलत बता दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 28 जुलाई 1830 है, वहां पर लिख दिया गया है 28 जून 1830। तो ध्यान समझिएगा, 28 जून 1830 यहाँ पर नहीं होगा, 28 जुलाई 1830 होगा, उसे आप सुधार लीजिएगा, गलत मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि 25 जुलाई को ये उदारवादी व्यवस्था खत्म करने का प्रयास किया, और 3 दिन के बाद 28 जुलाई को गृह युद्ध आरंभ हो गया फ्रांस में और पेरिस में। उसी बीच में क्रांति की लहर, क्रांति दौड़, ठीक है, और इसे आप इस तरह याद रखिएगा, ठीक है। जिसे क्या क्या कहा गया, 1830 की क्रांति कहा गया, जिसे क्या कहा गया, 1830 की क्रांति कहा गया। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि 1830 की क्रांति चार्ल्स 10वां के शासनकाल में हुआ था, जो एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। फ्रांस में राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया था, ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लिखेंगे कि चार्ल्स 10वां ने फ्रांस का प्रधानमंत्री पोलिग्नेक को चुना था, ठीक है। पोलिग्नेक क्या था, फर्स्ट में तो दो नागरिकों के बीच में समानता, समान अधिकार, समान नागरिक संहिता को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रतिनिधि और उदारवादी, इसको हम वहां पर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम चार्ल्स, यहाँ पर जुलाई के 1830 के क्रांति जब हम लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर, तो इसको वहां पर हम छोड़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री हम बता देंगे कि कौन थे, पोलिग्नेक थे, ठीक है, इसको हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और इसके बाद लिखेंगे चार्ल्स 10वां ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों के बीच में उदारवादी तत्वों को
खत्म करने का प्रयास किया, जिससे पेरिस में क्या हुआ, पेरिस में इसके खिलाफ क्रांति हो गई और जो फ्रांस था, फ्रांस के अंदर 28 जुलाई 1830 28 जुलाई 1830 में 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। ये दोनों चीज उसमें लिखना अति आने वाले है, 25 जुलाई 28 जुलाई, ये दोनों चीजें उसमें लिखना अति आने वाले इस क्वेश्चन में। 28 जुलाई 1830 ईस्वी में वहां पर गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसे 1830 की क्रांति कहते हैं। यह क्रांति चार्ल्स दसवां के खिलाफ हुआ था। यह क्रांति चार्ल्स दसवां के खिलाफ किया गया था, ठीक है, जिसे 1830 के क्रांति के नाम से हम जानते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। चार्ल्स दसवां ने राजगद्दी का त्याग कर इंग्लैंड भाग गया और क्या किया, जब यह क्रांति हुई, आपस में लोग वहां पर लड़ने लगे, इसके खिलाफ लोग आवाज उठाने लगे, तो चार्ल्स दसवां, ध्यान दीजिएगा, जितना भी पगलटवा यूरोप में सब बदमाशी करते हैं ना, सब भागते हैं कहाँ पर, इंग्लैंड भागेंगे। ध्यान दीजिएगा, हाल में जितना भी हम पढ़ेंगे सब इंग्लैंड भागेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये भी मैटरनिक भी था तो कहाँ भागा था, इंग्लैंड भाग गया था, फिर आकर वियना में मर गया था, ठीक है। चार्ल्स दसवां राजगद्दी का त्याग कर कहाँ भाग गया था, इंग्लैंड भागा था। कब, 1830 में, ठीक है। बुर्बो, जिससे इसका वंश कौन सा था, चार्ल्स दसवां का वंश था बुर्बो वंश। चार्ल्स दसवां का वंश कौन सा था, बुर्बो वंश था, ठीक है। चार्ल्स दसवां का वंश बुर्बो वंश था। जो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो जिसकी समाप्ति चार्ल्स दसवां जब यहाँ से भागा, तो बुर्बो वंश का शासन जो था वह उसका अंत हो गया, बुर्बो वंश खत्म हो गया, ठीक है। इसके स्थान पर वहां पर नया वंश का स्थान लिया, जिसका नाम था आर्य वंश। यानी बुर्बो वंश के बाद फ्रांस में आर्य वंश की स्थापना हुआ। बुर्बो वंश के बाद फ्रांस में आर्य वंश की स्थापना हुई, जिसका राजा बनाया गया लुई फिलिप को। ध्यान दीजिएगा, लुई फिलिप उस समय राजा बना था किससे, जनता के अधिकार से। जनता मतलब वहाँ की जनता चाहती थी कि लुई फिलिप का राजा बने, लेकिन ये भी पगलेटवा कुछ समय, इसका भी क्रांति हम यहाँ पर पढ़ेंगे, 1818 की क्रांति, ठीक है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। बुर्बो वंश की समाप्ति, बुर्बो वंश का शासक कौन था, तो चार्ल्स दसवां। बुर्बो वंश का शासक चार्ल्स दसवां, और बुर्बो वंश का शासन का अंत हुआ था, कौन सा राजा बना, आर्य वंश राजा बना वहां का, जिसके राजा कौन था, लुई फिलिप। आर्य वंश का राजा लुई फिलिप था, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। 1830 की क्रांति का प्रभाव, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि 1830 के क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। 1830 की क्रांति का प्रभाव लिखिए, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। सारे चीज को आप नोट पर लिखते जाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम बता देंगे या वहां पर लिखवा देंगे, आप वहां से इसे देख लीजिएगा, ठीक है। 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा कि देश में कट्टर राजसत्तावादी, देश के अंदर जो कट्टर राजसत्तावादी का प्रभाव था चार्ल्स दसवां के समय, जो लोग शासन व्यवस्था रखे थे, शासन करने वाले थे, उसमें कमी आई। उस प्रभाव वहाँ इस आंदोलन के बाद, इस क्रांति के बाद, इस जो राजसत्तावादी प्रभाव था वह कम हो गया। कहाँ पर, फ्रांस में। यह क्रांति फ्रांसीसी क्रांति को पुनर्जीवित कर दिया। जो फ्रांस में पहली बार राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्रवाद के लेकर क्रांति की गई थी लुई 16वां के समय पर, सत्र के शुरुआत में बताया था आपको, वह क्रांति को यह 1830 की क्रांति पुनर्जीवित किया। इस क्रांति में लोग पुनः राष्ट्रवाद और अपने देश के लिए लड़े थे, ठीक है, देश के अपने लिए लड़े थे। तो यह क्रांति पुनः फ्रांसीसी जो क्रांति थी, पुनः पहला क्रांति, उसे जीवित कर दिया, पुनर्जीवित किया, ठीक है। दूसरा प्रभाव। तीसरा, वियना कांग्रेस के जो उद्देश्य थे, जो मेटरनिक जो था ना, वो वियना कांग्रेस रखा था, ठीक है। वियना कांग्रेस एक मतलब मीटिंग हम कह सकते हैं उसे। तो वियना कांग्रेस के जो थे, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो वहाँ पूरे यूरोप में जो पुरानी व्यवस्था थी, पुरानी राज्य व्यवस्था थी, उसे लागू करना। तो उसको यह गलत सिद्ध कर दिया, ठीक है। कौन, 1830 की क्रांति, उस व्यवस्था को क्या किया, गलत सिद्ध कर दिया। कहते कि नहीं, यह नहीं व्यवस्था चलेगा, यहाँ पर यह व्यवस्था चलेगा, ठीक है। इसके प्रभाव से संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना जगी और संपूर्ण यूरोप के जितने भी लोग थे, सबके अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता जगी, अपने देश के प्रति देशभक्ति जगी, भावना जगी। यानी अपने देश पे यहाँ पर राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ठीक है। इस क्रांति के बाद राष्ट्रवाद का बहुत ज्यादा ही विकास हो गया। अब लोग वहां पर, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ वहां पर यदि कोई भी राजा जाए और चाहे कि हम यहाँ पर निरंकुश शासन करें, तो अब वह नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के लोग, जो जनता थे, वह काफी जग चुकी थी। और इसी बीच आपको बताया था कि मेटरनिक के समय मध्यम वर्ग का भी निर्माण
हो चुका था, जिसके कारण वहाँ के जो लोग थे लगभग एक समान होने लगे थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ हम पढ़ेंगे 1830 की 1848 की क्रांति। ध्यान समझिएगा, जब यहाँ पर राजा लुई फिलिप बना 1830 में, ठीक है, तो कुछ समय तक किया तो अच्छा शासन किया, कुछ समय तक कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन बाद में ये भी कुछ अलग ही मतलब ढंग से शासन करने का प्रयास करने लगा। ध्यान दीजिएगा, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, 1848 में राजा बना लुई फिलिप। याद रखिएगा, 1830 के क्रांति के राजा चार्ल्स 10वां, 1848 के क्रांति के राजा लुई फिलिप। और मेटरनिक तो आपको पता है कि वहां पर मेटरनिक प्रमुख बना, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि चांसलर का तो प्रधानमंत्री होता है, ऑस्ट्रिया का चांसलर बना। पूरे उसका भी सपना था कि पूरे पुरातन जो व्यवस्था है उसे लागू कर दिया। ठीक है, नेपोलियन युग में नेपोलियन, ये तो दोनों सेम है। नेपोलियन युग में प्रधान नेपोलियन था, मेटरनिक युग में प्रधान मेटरनिक था। 1830 की क्रांति में चार्ल्स 10वां और 1848 की क्रांति में लुई फिलिप। ठीक है, 1848 की क्रांति के राजा लुई फिलिप जो उदारवादी था, निरंकुश नहीं था, उदारवादी था। तुम बताते ना, उदारवादी, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी, या बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था, हर चीज को महत्व देता था, बहुत ज्यादा महत्व देता था, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जीजू को बनाया गया। जैसे इसमें ध्यान समझिएगा, 1830 की जो क्रांति थी इसमें प्रधानमंत्री पोलिनेक को बनाया गया था। इसमें प्रधानमंत्री किसको? पोलिनेक को बनाया गया था। जबकि 1848 में प्रधानमंत्री गीजो को बनाया गया। गीजो याद रखिएगा नाम। 1848 की क्रांति में 1840 में इसे प्रधानमंत्री बनाया गया था, क्योंकि ये जो इसके बाद जब 1830 की क्रांति समाप्त, 1830 में जब इसका शासनकाल चार्ल्स 10वां का शासनकाल खत्म हुआ ना, तो वहां पर 1830 के बाद में तत्काल वहां पर राजा बना दिया गया, इसको लुई फिलिप को बनाया गया। 1830 में ही शासन कर रहा है, 1848 तक शासन किया था। 1848 में इसका शासनकाल खत्म होगा। ठीक है, तो इसलिए 1848 में क्रांति हुई थी। इसी यही कारण है कि हम 1848 की क्रांति कहते हैं। ये जो था 1830 में क्रांति हुई थी, यानी कि जो चार्ल्स 10वां था 1830 में अपना राज्य छोड़ा था, एक भागा था यहाँ से, इसलिए 1830 की क्रांति कहते हैं। ये 1800 लुई फिलिप जो था 1848 में यहाँ से भागेगा, इसलिए हम इसे 1848 के राज्य क्रांति मतलब क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, शासक कौन था? लुई फिलिप बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था, उदारवादी था। और वहां पर यह प्रधानमंत्री किसको बनाया? 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, प्रतिक्रियावादी का दुश्मन था। ठीक है, कट्टर प्रतिक्रियावादी हम इसे कहते हैं। यह ध्यान दीजिएगा, यह वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध ये चाहता था ना। ध्यान दीजिएगा, जो गीजो था यह चाहता था कि समाज का सुधार ना किया जाए, जो समाज है उसी तरह का समाज रहने दिया जाए, वैज्ञानिक का प्रसार न, विज्ञान प्रसार ना हो, यह चाहता था। ठीक है, समाज को सुधारना, आर्थिक व्यवस्था सुधारने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो लोगों का भलाई यह नहीं करना चाहता था, मिला जुला। ठीक है, यह समाज के विरोध था, वैज्ञानिक जो व्यवस्थाएं थी जो बढ़ावा मिली थी उसको विरोध था कि नहीं, इसे भी नहीं किया जाए। इसके अलावा जो आर्थिक सुधार था इसका भी विरोध था। ठीक है, लुई फिलिप ध्यान समझिएगा, स्वामी मध्यमीय वर्ग नीति का अवलंबन किया। इतिहास क्या होता है ध्यान समझिएगा। लुई फिलिप जब वहां का राजा बने ना, कुछ समय तो इसकी छुट्टी व्यवस्था लेके कुछ समय के बाद यह क्या किया कि वहां पर जो कुलीन वर्ग थे, धनी वर्ग, उनके साथ यह साथ देने लगा, उनके पक्षपात करने लगा, उनको मतलब महान समझने लगा। और जो वहां पर गरीब लोग थे उनके तरफ ये ध्यान नहीं देता था, गरीब लोग को बिल्कुल नहीं मानता था। जो कुलीन वर्ग के लोग थे ना, जो वह करते थे वही यह करता था। कुलीन मतलब एक तरह से कहा जाए तो यह खुद ही कुलीन वर्ग के लोगों का गुलाम था। ठीक है, जो कुलीन वर्ग के पक्ष में रहता था हमेशा, जहाँ तो जिसके कारण वहां की जो जनता थी ना असंतुष्ट थी। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, कोई भी देश हो आज भी वहां पर कुलीन वर्गों की संख्या कम है और निम्न वर्ग मध्य वर्ग की संख्या ज्यादा है। हमारे भारत में कुलीन वर्ग 5 या 10% होंगे ज्यादा से ज्यादा, और जितने भी लोग हैं उसमें मध्यम वर्गीय लोग हैं, और निम्न वर्ग के भी लोग अब कम है। ठीक है, निम्न वर्ग धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है, मध्य वर्गीय लोग। ठीक है, तो इसलिए ये कुलीन वर्ग के मतलब कुलीन के पक्ष में रहता था। जो धनी मनी लोग थे, ऐसे मानिए ना, धनी मनी के लोग के पक्ष में रहता था, उसी का पक्षपात करता रहता था।
जिसके कारण वहां की जो जनता थी ना, उनमें काफी असंतोष आ गई। गीजों के कारण भी असंतोष आ गई, क्योंकि कोई भी सामाजिक सुधार होने नहीं देता था, जो चल रहे उसी को चलने दीजिए, ऐसा चलाता था। आगे नहीं, विकास नहीं करना है, इसका मानना। सामाजिक व्यवस्थाओं को भी नहीं बढ़ने देता था, आर्थिक व्यवस्थाओं को भी नहीं बढ़ने देता था। कौन? गीजो, ठीक है, ये इससे भी खतरनाक था, लुई फिलिप से भी खतरनाक था गीजो, ठीक है। और सुधारवादी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखिए हम, सुधारवादी में जो भोज का आयोजन किया गया, यहाँ पर क्या किया गया कि कुछ समय तक ऐसे ही हुआ, उसके बाद वहां पर भी, अब ये तो यहीं सब आपको यहीं पर बताया कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो गया, तो अब गुलामी नाक के बराबर ही रहता है। और वहां पे क्या हुआ कि जो सुधारवादी समाज के लोग थे, सुधारवादी व्यवस्था चलाने वाले समाज के लोग थे, वो क्या किए कि 22 फरवरी 1848, 22 फरवरी 1848 को क्या किया कि एक बड़ा आयोजन रखा, भोज आयोजन। यानी फ्रांस में जितने भी निम्न वर्ग के, मध्य वर्ग के लोग थे, उनके अंदर में एक बड़ा सा भोज का आयोजन किया, खाना का आयोजन किया, ठीक है, भोज खिलाने का आयोजन किया। और सभी लोगों को एकजुट कर, अब ध्यान दीजिएगा, एकजुट करने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा दिक्कत था। उससे राष्ट्रवाद की भावना पनपी, वहां पर देशभक्ति जागी, तो देश के खिलाफ, यानी देश के पक्ष में रखकर कोई भी संगठन बनाया जा सकता था आसानी से। तो भोज पर बुलाया गया, सुधारवादी जो वहां के लोग थे भोज पर बुलाए। भोज पर बनाने के बाद संगठन बनाया गया, संघ बनाया गया, और लुई फिलिप जो थे, इनके खिलाफ आंदोलन किया गया, ठीक है, और इनको मजबूर किया गया राजगद्दी त्यागने के लिए, ठीक है। वहां की जो जनता थी, इस 22 फरवरी 1847 के भोज के बाद, यानी सुधारवादी जो थे ना, ये भी काफी चालाक थे, सभी को बुलाए भोज पर और काम किए कुछ और, सबको एकत्र किए, कितने किसी बहाने से तो एकत्र करना था, ठीक है। एकत्र, ऐसे तो क्या कहा जाएगा कि सभी लोग आ जाए यहाँ पर, देश के लिए ये करना है, तो सभी लोग ध्यान में रखकर सभी आते हैं, भोज को ध्यान में रखकर सभी आए वहां पर, ठीक है। और वहां पर आने के बाद में सबको मोटिवेट किया और अपने लुई फिलिप के खिलाफ आंदोलन किया, और उन लुई फिलिप को मजबूर किया गया, लुई फिलिप को, कि आप इस सत्ता को छोड़ दें, आप इस व्यवस्था को छोड़ दें। उन्हें मजबूर किया गया, जिससे 24 फरवरी, 22 फरवरी का आंदोलन शुरू हुआ। 24 फरवरी 1848 को जो लुई फिलिप था, लुई फिलिप को यहां से राजगद्दी को छोड़कर वापस भागना पड़ा। ये भी इंग्लैंड भागा, राजगद्दी को छोड़कर कहां भागा था? इंग्लैंड भागा, यहां से राजगद्दी को त्याग किया और इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। या इसके बाद वहां पर नया सम्राट लुई नेपोलियन फ्रांस को बनाया गया। वहां का नया सम्राट कौन बना? लुई नेपोलियन फ्रांस। किसके बाद में? लुई फिलिप के बाद में। इसे हम पढ़ेंगे इटली के एकीकरण में, इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसका शासनकाल कैसा था। अगला टॉपिक हमारा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर और कुछ हम जान लेते हैं, वहां पर ध्यान से समझिएगा। 24 फरवरी लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के बाद में वहां पर गणतंत्र व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लागू कर दी गई। फ्रांस में गणतंत्र व्यवस्थाएं जो थे वो पूर्ण रूप से लागू कर दी गई, और गणतंत्र व्यवस्थाएं में रखी गई कि जो 21 वर्ष के उम्र के लोग हैं, उन्हें मताधिकार, वोट देने का अधिकार दिया गया। पहली बात कि 21 वर्ष के जो अधिक उम्र के लोग थे ना, उन्हें क्या कहा गया? मताधिकार देने का, मतलब वहां पर ऐसी व्यवस्था लाई गई जिससे वे लोग अपना सम्राट खुद चुन सके। सम्राट वहां पर, अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, परंपरागत के अनुसार वही, मतलब उनके ही समाज से नहीं बनेंगे। वहां पर कह दिया गया कि आप यहाँ पर मत, वहां पर कोई दो पार्टी खड़ी हो, ठीक है, और दोनों पार्टी में वोट यानी मताधिकार करके गणतंत्रीय व्यवस्था लागू किया गया, करके वहां पर वहां का सम्राट चुना जाए, ठीक है। वहां पर दो पार्टी शुरू हुई थी, ध्यान समझिएगा। एक गणतंत्रीय पार्टी थी जिसका नाम था लारियन, और दो पार्टी शुरू हुई। एक का नाम रखा गया लामार्टिन, ध्यान समझिएगा, एक का नाम लामार्टिन, ठीक है, जो गणतंत्रवादी पार्टी थी, गणतंत्रवादी पार्टी थी लामार्टिन। और एक जो थी सुधार व्यवस्था यानी सुधारवादी पार्टी, उनको बनाया गया लुई वल्ला, लुई वल्ला। दो पार्टी वहां पर शुरू हुई, लार्मेटिन और लुई वल्ला, ठीक है। एक ये गणतंत्रवादी और ये समाज सुधारवादी व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। दोनों पार्टी के बीच में मताधिकार का फैसला किया गया। और इससे फ्रांस ही नहीं, फ्रांस के जो आसपास के देश थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया,
हॉलैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, और ये सब क्या हुए, इन सब चीज से प्रभावित हुए और इनके अंदर भी बहुत जल्दी क्रांति की दौड़ लगी। और इससे पूरे जो यूरोप था, पूरे जो यूरोप के देश थे, सारे देश लगभग लगभग क्या हो गए, इस क्रांति से प्रभावित हुए, और जिससे वहां के यूरोप के अंदर गणतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू, ठीक है। तो ये हमारा था 1830 की क्रांति, और ये हमारा हुआ 1848 की क्रांति, ठीक है। दो क्रांति हम आज के क्लास में पढ़े, और अगले क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। मेटरनिक जो था, आप वहां पर बताए थे आपको कि मेटरनिक क्या किया था कि वहां पर राष्ट्रवाद की भावना न पनपे। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, हम उसे अपलोड करेंगे कल या परसों अपलोड कर कल कर देंगे, देखेंगे कल हो जाएगा। हाँ, मेटरनिक के नाम से अपलोड कर देंगे। नेपोलियन वाला उसके एक दिन बात कर देंगे। नेपोलियन के कारण ही उसे अभी हम रोके हैं, ताकि उसे अपलोड पहले करें, इसके बाद इसे अपलोड करें। तो कल मेटरनिक वाला अपलोड कर देंगे। ध्यान दीजिए, मेटरनिक क्या किया था कि अपना शासन व्यवस्था चलाने के लिए वहां पर राष्ट्रवाद की भावना न पनपे, इसके लिए इटली के कई खंडों में विभाजित कर दिया, और कई खंडों में विभाजित करके उसे आसपास के राजाओं को दे दिया था कि आप यहाँ पर शासन कीजिए। अलग अलग मतलब बांट कर अलग अलग राजाओं को दे दिया था। तो बताइए कि किसी और राजा उस भाग पर अधिकार किया हुआ है तो वो देगा कि नहीं, जो हम लिए थे लो भाई हम लौटा देते हैं। वो अधिकार किया है, उसको मिला है, वो देगा नहीं देगा। तो अब यही चीज को हम पढ़ेंगे अगले क्लास में कि कैसे वह जो इटली का जो भाग था, जो अलग अलग राजाओं के पास था, कैसे उनको मिलाकर एकीकरण कहा गया, ये किया गया। इसे हम इटली के एकीकरण के नाम से जानेंगे, और कौन कौन से उसमें भी राजनेता आएंगे, कैसे कैसे उसे हुआ, सारे चीज का विवरण हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा ये चैप्टर लगभग आधा तक पहुंच चुका है, और इसमें आधा मेजनी का योगदान बाकी है। उसके बाद हम लोग का चैप्टर समाप्त होगा। आप लोग को क्वेश्चन हम बता देंगे क्लास में कि कैसे हुआ, ठीक है। चलिए, कोई पूछना है तो पूछिए जल्दी जल्दी।